सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे हुए हैं और पहली कक्षा है हमारी यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। और परीक्षा चूंकि पास ही है ना, तो बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमारे पास समय अभी काफ़ी है। इतना कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि केवल 1 या 1.5 महीना रह गया है। 1.5 महीना लगभग है आपके पास पूरा पूरा। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है हमारा उतने में पूरा भी हो जाएगा और साथ ही हम अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। ये परीक्षा बहुत ज़रूरी है। 2021 के बाद अब 2025 में होने जा रही है, तो कोशिश रहेगी कि इस परीक्षा में हमारे अच्छे अंक आए और हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। ठीक है, कोशिश क्या रहेगी, हमें करना ही है। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि साथ में पढ़ना कैसे, किस तरीके से आप इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। क्योंकि वो देखिए, डर तो लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, लेकिन डरने वाली कोई बात है नहीं। बिकॉज पढ़ा तो वही सब है, पढ़ा है आपने सब कुछ, वही सब आएगा जो आपने पढ़ा है। यानी बेसिकली आपने अपने एमए में जो पढ़ा है वही सब, और खासकर एमए छोड़ दीजिए, आपने जो नेट या जेआरएफ के लिए जो पढ़ाई की है वही सब आपने पढ़ा हुआ है, वही सब यहाँ लगभग आएगा। थोड़ा बहुत अंतर है सिलेबस में कि कुछ रचनाएं आपको बदली हुई दिखाई देंगी, पर कोई बात नहीं, रचनाएं तो मैं आपको समझाऊंगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस परीक्षा को थोड़ा समझते हैं और थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किसी भी परीक्षा को अगर हमें उत्तीर्ण करना है तो केवल पढ़ाई काम नहीं आती है कि हम बस लगे और पढ़ने 1.5 महीने और दिन रात पढ़ रहे हैं, नहीं। एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि किस प्रकार हम इस परीक्षा में आसानी से उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, एक तो होती है क्या बच्चों, स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। आप कम समय में किस प्रकार इस ऐसा पढ़ें कि परीक्षा उत्तीर्ण हो ही जाए। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, क्योंकि ये एक बड़ी परीक्षा है ना, और ये बहुत ज़रूरी परीक्षा भी है आपके लिए। आप कई टाइम बहुत वक्त से इसकी तैयारी में लगे हुए होंगे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये उत्तीर्ण नहीं की जा सकती या हमारे पास समय कम है, बिल्कुल नहीं। यदि आपने अपना 1.5 महीना, है ना, 1.5 महीना भी असल में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ केवल 1 महीना यदि आपने पूरा समर्पण के साथ इस परीक्षा को दे दिया, तो आप आसानी से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो 30 नंबर आपके जो है वह जीएस और करंट अफेयर्स वाले सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर आपकी हिंदी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि यदि हम इस परीक्षा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है। ठीक है, हमारा जो मुख्य फोकस है, हमें क्या करना है, देखिए मैं आपके फर्स्ट पेपर वाली बात ही नहीं कर रही जो 25-30 सवाल जो वहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसकी, हिंदी की। तो हिंदी की जब मैं बात कर रही हूँ तो हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए। टारगेट के अगर हम अकॉर्डिंग चलते हैं तो बहुत संभव है कि आप आसानी से परीक्षा क्रॉस कर लेंगे। दूसरी बात, क्या पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। एक तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेटजी। ठीक है, क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके, क्या पढ़ना है। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि असल में परीक्षा में पढ़ना क्या है। आपके पास सिलेबस होता है, लेकिन आप उस सिलेबस को ठीक से पढ़ते नहीं, उस सिलेबस को ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। तो सबसे पहले सिलेबस को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, यदि हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाएंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। ठीक है, तभी फिर हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो हमारा टारगेट है कि मुझे हिंदी में इतने नंबर तो लाने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मतलब मुझे इतने नंबर लाने हैं, बस दैट्स इट। अब इसके लिए
मैं क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या जरूरी है, ये जानो। अभी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर नहीं देखा है तो बिल्कुल आप गलती पर हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर को समझिए, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ हल करवाऊंगी ही, लेकिन आप स्वयं भी उस पेपर को पहले देखिए। मैं आपको पढ़ाने के बाद हल करवाऊंगी, लेकिन आप कम से कम अगर आप 10 साल या इस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो 2 साल के तो लगभग देखिए, ठीक है, कि कैसे सवाल आए थे। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर्स देखना चाहिए। उससे क्या होता है, दिमाग में एक आइडिया आता है कि अच्छा सवाल इस प्रकार पूछे गए थे। आपको एक सवालों का एक लेवल पता लगता है कि कुछ सवाल बहुत कठिन थे, कुछ सवाल बहुत आसान होंगे। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो इतना आसान है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इतने नंबर तो अभी इस एग्जाम में ला पा रहा हूँ, ठीक है, ला पा रही हूँ। तो इसलिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रीवियस इसको केवल देखें, ओके, उनको सॉल्व नहीं करना है, केवल देखना है। चलिए, आपने देख लिया। उसके बाद देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है ये आपको याद होना चाहिए। केवल ये नहीं कि जो सिलेबस इधर का था उधर का था एमए का था वही है, नहीं। सिलेबस बकायदा आपको समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर अपना आप स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी क्या है, किससे कितने घंटे पढ़ने हैं, किस प्रकार इस हिंदी को मुझे पढ़ना है ना, कितने घंटे देने, किस बिंदु को यानी किस विषय को, इसमें भी तो अलग अलग आपके टॉपिक्स हैं, उनको कितना वक्त देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विषय बहुत जरूरी ना हो मैं उसको बहुत वक्त दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और जो विषय बहुत जरूरी है मैं उसे कम वक्त दे रही हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। वह कैसे समझ में आएगा, जब आप एक बार प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे और साथ में जब आप सिलेबस को समझोगे, ठीक है। तो जब आप सिलेबस को समझोगे और प्रीवियस ईयर्स पेपर आपने देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। तीसरी बात क्या, अब सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल आप चाहो तो 4 महीने में सिलेबस को पूरा करो, लेकिन अब आती है क्या, स्मार्ट स्टडी, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। क्या स्मार्ट, क्या होती है ये, कि आप जब सिलेबस को समझ लेंगे, मुझे सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है, उसके पश्चात आप क्या करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये पढ़ना है, ये नहीं ज्यादा, ये बस सिर्फ केवल इसको रिवाइज करना है, उतना डीपली नहीं पढ़ना। तो क्या डीपली पढ़ना है, क्या सिलेबस क्या ऊपरी सतही रूप से पढ़ना है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तब फिर देखिए आपकी परीक्षा आप कैसे नहीं उत्तीर्ण करते। तो ये 3-4 पॉइंट होते हैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के, कि हमें ये पता होना चाहिए लास्ट में कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सब कुछ है, ठीक है। जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, उस पूरे में से ही पूछा जाएगा, लेकिन उन सभी बिंदुओं में भी कुछ बिंदु ऐसे हो सकते हैं कि जिनको केवल आप सतही रूप से नहीं ऊपरी रूप से पढ़ो, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं कि जिनको आप पूरा एकदम डीपली पढ़ो, ठीक है। यानी एकदम कहते हैं ना बाल की खाल निकालने वाली स्थिति, उतना पढ़ो। तो वो अगर हमें अंतर समझ आ गया तो हम आराम से उत्तर प्रदेश जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है उसको हम निकाल सकते हैं, उत्तीर्ण उसमें हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वही क्या, इस कक्षा में हम इन 4 बिंदुओं पर ही मुख्य फोकस करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि इस 1 महीने में, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। जितनी भी क्लासेस इस परीक्षा से संबंधित होंगी आपको सब कुछ इस कक्षा में याद हो जाना चाहिए, यानी बाद में केवल आपको रिवीजन, ठीक है, केवल और केवल रिवीजन करने की जरूरत है, रटना नहीं है। जितना ज्यादा रटोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं कहूंगी कि नहीं रटोगे तो
कुछ चीजें रटने वाली भी हैं, क्योंकि कई बार जैसे सन वगैरह होती हैं तो चलो हम कहते हैं कि याद करिए, और वो जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप उत्तर आराम से दे पाएंगे, है ना, और आपको रटने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब किसी का नाम है ना, तो आपको नाम तो याद करना पड़ेगा। उसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उसको आप क्या समझोगे, आपको नाम याद करना पड़ेगा। तो नाम याद करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। रचनाओं के नाम भी याद करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, उनको याद करने का एक क्रम मैं बताऊंगी कि किस प्रकार हम याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आसानी से हम जो है इस परीक्षा को, क्या है ना, खेल खेल में एंजॉय करके हम इसे निकालें। एकदम भी ना दिमाग पर प्रेशर देना नहीं है ना। सबसे पहली बात, काम होकर इस परीक्षा को, हमें परीक्षा को पूरा वक्त देना है। परीक्षा की तैयारी एकदम कूल माइंड से करनी है। जब हम कूल माइंड से तैयारी करते हैं ना, तो तुम आप लोग देखिएगा कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाता है, ठीक है। अगर हम बहुत ही शांत रहते हैं तो, है ना, और जितना ज्यादा प्रेशर लेते हैं दिमाग पर, जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उतनी ही ज्यादा दिक्कत होती है और समस्या बढ़ती ही जाती है। तो परीक्षा की तैयारी तो वैसे भी क्या करनी है, हमें बिल्कुल कूल माइंड से करनी है। मान लीजिए बिल्कुल गेम की तरह समझिए इस परीक्षा को, है ना। क्या ही होगा, गेम में क्या होता है, या तो आप जीतते हो या हारते हो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ हमें कोशिश ये है कि तैयारी जीतने की करनी है, ठीक है। तो 100% हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे नंबरों से ला पाए। अब टारगेट 70 नंबर है, मान लीजिए 70 पे 74 नंबर के आपके हिंदी के सवाल आएंगे। आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है, मैं 70 नहीं, मैं कभी भी 100% लेकर ही नहीं चलती हूँ, ठीक है, कि 100% मेरे सही हो जाएंगे, नहीं। मैं लेकिन ये कहूंगी कि 70 में से 68 सवाल आपके सही होने चाहिए। केवल 2 सवाल हैं जो मैं कह रही हूँ कि गलत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 68 सवाल आपको पूरे पूरे सही करने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारा टारगेट है कि मार्क्स का टारगेट, कि हमें इतने नंबर तो लाने हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग में टारगेट नहीं सेट करेंगे ना, तब तक हम उतनी मेहनत ही नहीं करेंगे। तो टारगेट हमेशा सेट होना चाहिए। क्या होता है ना कि परीक्षा, बिल्कुल परीक्षा तो होनी ही है, आप पढ़ते रहते हो, लेकिन आप जब तक टारगेट नहीं आपको सेट होता है ना कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, इतने में से इतने लाने ही हैं, ठीक है, इतने सवाल, नंबर नहीं, सही सवाल सही करने, ठीक है। तो सवाल सही करने हैं अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने ही सवाल सही करने, इतने मुझे हिंदी में, इतने मुझे जीएस में, दोनों के योग के कारण आपका आराम से वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। तो आप पढ़ाई भी उस तरीके से ही करोगे, ठीक है। तो इसलिए टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट सब लोग अपना डिसाइड करें, मैं तो 68 बोल रही हूँ, आप लोग देखिए कि बिल्कुल इतने ही ज्यादा से ज्यादा टारगेट रखिए, ज्यादा मार्जिन ही मत रखिए, ठीक है। बस इसीलिए अगर आप इतना टारगेट रखेंगे तो देखिए, आप अगर फर्क भी पड़ा तो 19-20 का फर्क पड़ेगा, इतना नहीं, 68 की जगह 67 सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा टारगेट हमारा था। अगर तो इसलिए टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट सेट होने से माइंड क्लियर रहता है, ठीक है। देखो इस माइंड को ना, इस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है क्या, इस माइंड को आपको एकदम क्लैरिटी रखनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपको मैं मुख्य समझाना चाहती थी कि परीक्षा बिल्कुल ये बड़ी है, लेकिन हाँ, तो ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से काम शांत होके पढ़ेंगे तो ये परीक्षा हम आराम से उत्तीर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आपकी मैंने बात कर ली कि हमें परीक्षा की तैयारी करनी कैसे, समझ गए। इस कक्षा में बिल्कुल मैं सारे टिप्स भी बताऊंगी, तुम चिंतित मत होइएगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन तैयारी रिवीजन आपको करना है, ठीक है। तो रिवीजन आप करिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण चीज पर, कि अब आपका जो है क्या शुरू हो रहा है, सिलेबस। मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, मैं पहले उस पर बात करती हूँ आपसे। सबसे पहले भक्ति काल,
मैं आपको शुरुआत करूंगी भक्ति काल। भक्ति काल क्या होता है, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि जरूरी है। यहाँ हालांकि बिंदु लिखे हुए हैं, इन सभी बिंदुओं, देखो सिलेबस की खासियत क्या होती है, सिलेबस किसी परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उससे इतर मत भागो। मन करेगा कि अरे थोड़ा इधर, अरे ये भी तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको भी पढ़ लो, पर नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप इसी में वीर रचनाएं पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम भी आपको पता हो, है ना, लेकिन आपको कुछ नया दिख रहा है तो आप जाके उसको पढ़ने लगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए हमेशा सिलेबस के दायरे में रहना चाहिए एकदम। ये मान लो लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस करोगे तो बिल्कुल 4 चीज लगेगा आपको नई सीख रहे हो, लेकिन वो परीक्षा से संबंधित नहीं होंगी। इसलिए सिलेबस में बंद कर हमको रहना है किसी भी परीक्षा की तैयारी में। तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि और उसके उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, विविध दृष्टि, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें कौन कौन से हैं देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद मत, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, भक्ति काव्य के भेद, हिंदी संत काव्य परंपरा और उसके वैचारिक आधार, संत काव्य में सामाजिक समरसता और हिंदी की सूफी काव्य परंपरा, हिंदी के असूफी काव्य प्रेम काल, मतलब जो भी भक्ति काल में बेसिकली है वह सब हमें पढ़ना है। अब कभी भी सिलेबस पढ़ के ये नहीं करना है कि अरे यहाँ पे ये दिया गया, ये पॉइंट लगता है लिखना भूल गए वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, इसीलिए हमेशा उन्हीं बिंदुओं पर रहिए जो सिलेबस में आपको दिए गए, उससे इतर हमें बिल्कुल भी नहीं भागना। ओके, चलो, तो भक्ति काल में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति काल का भाई शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, भेद क्या क्या है, किस विद्वान ने क्या कहा, ये बहुत जरूरी है इस परीक्षा के लिए, ठीक है। क्या विद्वानों के कथन इस परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद्वानों के कथन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, खासकर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन। एक हंसी की बात बताती हूँ कि जब मतलब हमारे शिक्षक हमसे कहते थे कि यदि आपको परीक्षा में कोई कथन पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में कोई कथन पूछा जाए और आपको लग रहा है कि वो आप नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा है कि किसका है, ठीक है, आप नहीं जानते उसके बारे में, तो सवाल छोड़ के नहीं आना है। अगर उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम है तो उस पर टिक लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका तुक्का बिल्कुल सही बैठता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इनके जो कथन है इन पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। मैं हर विषय से संबंधित इनके जितने भी कथन हैं आपको बिल्कुल यहाँ पे करवाऊंगी कक्षा में, तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन हाँ बिल्कुल इनके सारे कथनों पर आपको ध्यान देना है ना। और विद्वानों के जो भी जरूरी कथन है तो वह भी मैं आपको बताऊंगी ही कि कौन कौन से हैं। तो कथनों पर हमें हर विषय से संबंधित, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे वो आदि काल हो, सॉरी चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो रीति हो, चाहे आधुनिक काल, तो हमें हर विद्वानों के कथनों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, 2 तो कथन आते ही हैं आपके, ध्यान रखिएगा कि लगभग 2 कथन तो पिछली परीक्षा में भी पूछे गए थे और इस परीक्षा में भी आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जब पिछली परीक्षा में अगर 2 मान लीजिए पूछे गए थे तो हम उतना ही अभी लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये 2 तो पूछे ही जाते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब हमें ध्यान रखना है। चलो, तो वही भक्ति काल की जो भी आधार की शुरुआत कैसी हुई, ठीक है, विद्वानों के कथन क्या थे, फिर भक्ति काल को जो 2 भागों में विभाजित किया है उन विभाजनों को हम ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पता ही है क्या क्या है, हाँ, एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक आपकी सगुण काव्य धारा।
तो उनको हम अच्छे से, उसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। कुछ मत हैं, है ना, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद इत्यादि, तो ये सब हम पढ़ेंगे। कोशिश करना इनके कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, कि शुद्धाद्वैतवाद क्या होता है। केवल संप्रदाय रटने से, मत रटने से या उनके गुरुओं के नाम रटने से काम नहीं चलेगा। कोशिश कीजिएगा इसको समझो, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, रीतिकाल। सिलेबस का हमारा जो दूसरा बिंदु है वह है रीतिकाल। भक्ति काल के बाद रीतिकाल की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, है ना, किस प्रकार उसका जो है विकास हुआ, कौन कौन से कवि उसमें मिलते हैं, है ना, कौन कौन सी धाराएं वहां आपको मिलती हैं, तो ये सारी चीजें आप रीतिकाल में पढ़ेंगे। देखो, अब मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से यदि बताऊं तो ये जो भक्ति काल है आपका बेहद जरूरी है। मैंने देखा कि पिछली परीक्षा में इससे 5 सवाल पूछे गए। कितने? 5 सवाल पूछे गए। तो इसलिए भक्ति काल एक मिनट हाँ, तो भक्ति काल आपका मतलब 5 सवाल कम सवाल नहीं होते, तो 5 सवाल यदि अगर भक्ति काल से पूछे गए तो ये बहुत जरूरी विषय है, ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा अगर आपके सवाल आते हैं तो वो आधुनिक काल से आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आधुनिक काल बहुत व्यापक है, बहुत ही बृहद है ना, तो उसमें बहुत सारी धाराएं हैं और बहुत सारी जो है बेसिकली मत हैं, ठीक है, तो विचारधाराएं हैं, कविताएं, कहानी, उपन्यास, सब कुछ है, विधाएं हैं, तो बिल्कुल सवाल तो वहां से ज्यादा आएंगे ही। लेकिन अब देखिए भक्ति काल से ही 5 सवाल आ चुके हैं, ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि प्रीवियस ईयर्स के अनुसार जितने सवाल आ चुके हैं तो हम उतनी ही प्रोबेबिलिटी अभी लेकर चलेंगे, ठीक है। रीतिकाल से अब 2-3 सवाल तो मान लीजिए कि आराम से आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि रीतिकाल में मिलान करने के लिए आ जाता है ना, कि रचनाएं होती हैं, है ना, इधर रचनाएं लिखी होती हैं, इधर उनके कवियों के नाम लिखे होते हैं, यहाँ से इधर आपको मिलान करना होता है, किसकी कौन सी रचना है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली, या अलंकार, ये सब जो बेसिकली है आपका बिल्कुल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो रीतिकाल भी आपको आराम से पढ़ना है। वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, सांस्कृतिक जो आपकी पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां क्या हैं, ये प्रवृत्तियां वगैरह आप देखिए, ये रटने की बिल्कुल बिंदु ही नहीं है, इनको तो आपको समझना है, हेडिंग नहीं रटनी है कि चलिए हेडिंग के श्रृंगारिक काल है कि हेडिंग रटने में लगे हुए, नहीं, केवल आपको ये समझना है कि रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, आखिर उसमें परिस्थितियां क्या थी कि जिस कारण उसको रीतिकाल कहा गया, कि किस प्रकार के कवियों ने वहां पे रचनाएं की, ठीक है, किस चीज की बहुतता वहां जाती है ना, तो ये बहुतायत थी, ये सब बेसिकली आपको समझने वाली चीजें हैं। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि इनको रटने में लगते हैं, तो रटना नहीं है, रटना तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो रटने वाला होगा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, वही मैंने बताया ना, जितनी भी काव्य धारा है, रीति के काव्य के प्रमुख स्रोत, रीतिकालीन कवियों का आचारत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य रीति। देखो, अब ये 2-3 जो बातें हैं ना रिपीट ही हो रही हैं, जैसे ये, ठीक है ना, ये क्या है, ये रिपीट, ओके, तो ये भी तो हमें समझ आना चाहिए ना कि ये दोबारा ही अगले दूसरी तरीके की भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। रीतिकाल का अस्मिता मूलक विमर्श वही हो गया जो कि क्या, आपका पृष्ठभूमि, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या है, रीतिकाल, इसको हमें समझना है। और हाँ, पढ़ना हमेशा क्रम से चाहिए, जैसे मुझे ये बहुत जरूरी चीज लगती है, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्रम से पढ़िए। सबसे पहले कौन सी चीज पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कालों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम काल पढ़ेंगे भक्ति काल है, तो बिल्कुल हम भक्ति काल से शुरुआत करेंगे, फिर हम रीति पे आएंगे और फिर हम आधुनिक काल। ऐसा नहीं है कि अभी तो मेरा आधुनिक काल पढ़ने का मन है, आधुनिक काल पढ़ती हूँ, नहीं, क्रम से चलेंगे तभी आप क्या समझ पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी काल है ना बच्चे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रीतिकाल भक्तिकाल से जुड़ा हुआ, भक्तिकाल रीतिकाल से जुड़ा हुआ है,
भक्ति काल के ही आधार पर आप रीति काल की पृष्ठभूमियों को समझ सकते हैं, परिस्थितियों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात रीति काल के आधार पर ही आप आधुनिक काल की कैसे शुरुआत हुई, है ना, या किस प्रकार के वहां प्रयोग हुई, ये सब आप रीति काल के माध्यम से ही जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा रीतिकाल और भक्ति काल। अब जो हमारा सबसे ज्यादा व्यापक है वह क्या है, आधुनिक काल, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आधुनिक काल में ये ध्यान रखिएगा कि जब हम आधुनिक काल की बात कर रहे हो, यहाँ पे हमें कई सारे बेसिकली आपके विचारधाराएं दिखाई दे रही है, कविताएं दिखाई दे रही है। ये केवल अभी कविता वाला पार्ट है, ठीक है। बाकी की तो ये गद्य विधाएं ये रही आपकी। देखिए, गद्य विधाओं का जो बेसिकली विकास है वो आधुनिक काल में ही हुआ है, ठीक है। तो आधुनिक काल में ही गद्य विधाओं का विकास हुआ है, तो ये सारी गद्य विधाएं इधर है। लेकिन ये हमारा मुख्य हम कहेंगे कविता को लेकर, क्योंकि भक्ति काल में भी आपको कविता मिल रही है, रीति काल में भी आपको कविता मिल रही है, और आधुनिक में भी आपको सबसे पहले कविता ही मिलती है, ठीक है। चलिए, तो हिंदी गद्य का उद्भव विकास, सिंपल गद्य, बिल्कुल हम आधुनिक काल में गद्य का उद्भव विकास पढ़ेंगे। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु हिंदी गद्य, भारतेंदु और उनका मंडल, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही शुरुआत चूंकि मानी जाती है आधुनिक काल की, तो बिल्कुल उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ठीक है, प्रयोगवाद और नई कविता, समकालीन कविता, ये तो आपका कविता वाला पार्ट हो गया। गद्य आप कहेंगे कि मैम ये तो कविता वाला पार्ट था, गद्य क्यों पढ़ा उसमें, क्योंकि गद्य की शुरुआत आधुनिक काल से ही मानी जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल जिस चीज की शुरुआत जहां से मानी जाती है वो तो आपको पढ़ना ही होगा, तो इसीलिए हमने गद्य का विकास वहां पे पढ़ा। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, अब ये कुछ हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं जो कि आपको समझनी होंगी। कौन कौन सी हैं? हिंदी उपन्यास, तो जितने भी आपके उपन्यास हैं, उपन्यास की अवधारणा, उपन्यास क्या होता है, ये समझना होगा। कुछ आपके उपन्यास लगे हुए भी हैं तो वह भी जरूरी है, मैं उसको पढ़ने का भी तरीका अभी आपको बता रही हूँ। हिंदी कहानी, ठीक है, हिंदी नाटक, ठीक है, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आलोचना, और हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं, तो ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इन सब में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कहूंगी कि आपको याद करनी होंगी, है ना, यानी आपको रटना तो पड़ेगा, कुछ तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि रचनाओं के नाम जैसे हो गई। हालांकि मैं आपको कोशिश करूंगी एक मैं जो मैं ट्रिक अपनाती हूँ अपने लिए, मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है, कि मैंने इस प्रकार पढ़ा था, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊंगी तो अगर आप वही ट्रिक कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हर किसी के लिए सारी ट्रिक्स काम नहीं करती, ठीक है, सेम ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो ट्राई हमेशा करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब जैसे रटना, मैंने शब्द का प्रयोग किया, पर मैं आपको ये बताऊंगी रटना नहीं है, मैं फिर भी वही बोलूंगी, रटना नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना है। पढ़ने से भी कई बार चीजें, केवल पढ़ो पढ़ो, रिवीजन करो, क्योंकि रटने से क्या होगा, अभी आज तो आपने रट लिया, कल आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको चीजें याद रहेंगी। तो ये कुछ गद्य विधाएं हैं जो हम आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो आता है, ये हमारी साहित्य की गद्य विधाएं हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी मेरा ही विषय है जिसपे मैं आपको जो पढ़ाऊंगी उस पर मैं टिक लगाती जा रही हूँ, ठीक है ना। तो गद्य विधाओं में ध्यान रखिए, सारी गद्य विधाएं हैं, चाहे वह हिंदी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, कुछ भी हो, हमें सब पर फोकस करना है, ठीक है। आलोचना, कथेतर गद्य विधाएं, इसमें तो कई सारी हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रेडियो एकांकी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार इत्यादि, ठीक है। अब ये जितनी भी रचनाएं हैं, इनमें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचना होगी मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी जो परीक्षा है
वह मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके लिए। ठीक है, तो ये सब मान लीजिए कि मैं बिल्कुल जो भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये मान के चलिए कि वह बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है। उसके इतर भी यदि कुछ भी अगर आपको पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगी ही साथ साथ, तो चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। ठीक है, ये इस परीक्षा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कह लीजिए कि एक भाग है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ मैं, कि बिल्कुल वो जितने भी आपने भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल अभी देखा हमने, उनको तो क्या है, वो फिर भी आपको एक बार ना याद हो सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल अगर नेट की तैयारी की है, नेट निकाला ही है, तो बिल्कुल आपको वो सब चीजें याद होंगी। केवल आपको रिकॉल करनी है ना, रिवीजन करना है। रिवीजन करने से सारी चीजें क्या होंगी, आपको याद आ जाएंगी, वो तो बदली नहीं है ना, वो एज इट इज है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज उसमें भी बता रही हूँ, आधुनिक काल के संदर्भ में बता रही हूँ, कि अभी से, आज हमारी कक्षा का पहला दिन है, और आज से ही आप लोग एक काम करना शुरू करिए कि देखना शुरू कीजिए कि पिछले 2024 में कौन कौन सी नई किताबें आई हैं। ठीक है, क्या नई किताबें आई हैं। ठीक है, या जो पुरस्कार हैं मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी मैं तो चलिए पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन आपको भी तो परीक्षा के लिए उतना ही सीरियसनेस दिखानी है। तो आपको जितने भी 2024 में, 2023 में पुरस्कार मिले हैं साहित्य से संबंधित, उनको पढ़िए। ज्यादा होते नहीं है, ठीक है, आराम से आपको मिल जाएंगे, आप उनको पढ़िए। क्योंकि बिल्कुल साहित्य में भी जैसे आपके करंट अफेयर्स आते हैं ना, है ना, ऐसे ही साहित्य के भी जो करंट अफेयर्स है ना, वो पूछे जाते हैं हिंदी में। कि कोई किताब आई है, मान लीजिए इसी साल आई है, तो बिल्कुल पूछ ली जाएगी इसके राइटर कौन है, समझ गए। या कोई लेखक है जो बहुत ज्यादा अभी फेमस हो रहा है, प्रसिद्धि पर है, उसकी किताब का नाम पूछ लिया जाएगा। या किसी को साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है, तो पुरस्कार यदि किसी को कोई भी पुरस्कार मिला हो हिंदी से संबंधित, तो बिल्कुल वह पूछ लिया जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों पर आप, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आप अभी से क्या करिए, फोकस करना शुरू करिए। ठीक है, देखो परीक्षा, मैं तो इस परीक्षा को बहुत आसान मानती हूँ, क्योंकि आसान है, बड़ी परीक्षा है लेकिन आसान परीक्षा है। केवल और केवल आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाकर इसको पढ़ना है। क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं ना, वो आपको याद है, रिकॉल केवल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जिस चीज को रिकॉल करना होता है ना, उसमें उतना वक्त नहीं लगता, लेकिन आज जो नई चीजें हैं उनमें वक्त लगता है। तो वक्त हमें बर्बाद ही नहीं करना है, अभी से ढूंढना शुरू करिए। ठीक है, तो आधुनिक साहित्य में यानी जितनी भी नई रचनाएं कोई यदि है, ठीक है, या जो पुरस्कार मिले हैं पिछले 1-2 वर्षों में, उनको आप अभी से ढूंढना शुरू करिए, पढ़ना शुरू कीजिए। और उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 10 से 15 सवाल बनेंगे, तुरंत आपको याद भी हो जाएंगे, बाद की आपकी चिंता भी खत्म। ठीक है, अब सबसे जो नया विषय है ना, वो है आपका प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। ठीक है, ये मैं बिल्कुल, इसमें देखो केवल कविताएं नहीं है, यहाँ पे आपके कुछ जो है दोहे हैं, रामचरितमानस से भी हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना आपकी, या रहीम और इन सब के दोहे और ये सब दे रखे हैं, कोई बात नहीं, कविताएं और दोहे वगैरह मैं आपको कक्षा में कराऊंगी। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल आप लोग जाके स्वयं पढ़िए। ठीक है, मैं कक्षा में कराऊंगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है, मैं आपको जो है एक मिनट, हाँ ये सब, एक मिनट, ठीक है, ये सारी कविताएं तो मैं आपको करवाऊंगी कक्षा में, सारी कविताएं करवा दूंगी, चिंता मत करिएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो ये मुख्य करना है ना, कथा साहित्य, हिंदी उपन्यास, क्या हिंदी उपन्यास और जो कहानी, ये भी मैं आपको कक्षा में करवाऊंगी, चिंता मत करिएगा। लेकिन अब मैं उपन्यास जो है, अब आपको कक्षा में पढ़ा नहीं सकती, मैं केवल उपन्यास से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको, उनकी चर्चा करूंगी,
सारांश आपको बताऊंगी, ठीक है, कि उपन्यास क्या कहना चाहता है, ठीक है, कि उपन्यास का सारांश सार क्या है, ठीक है। दूसरा, संबंधित उससे प्रश्न क्या है, ठीक है। कथन, उपन्यास में जो मुख्य कथन है वो पूछे अगर गए तो आपको पता होने चाहिए ना ये इस उपन्यास से, तो वे क्या है। दूसरी बात, पात्र, ठीक है, और उसकी जो एक वैचारिक दृष्टि है वह, ठीक है, वैचारिक दृष्टि, ये सब मैं आपको उपन्यासों में बताऊंगी। अब कक्षा में बस उपन्यास पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको, देखो, कई उपन्यास तो बिल्कुल आपने पढ़े होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़े। आपको मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो मैं बताऊंगी वो सफिशिएंट है, लेकिन नहीं, मैं ये कहूँगी क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और उसकी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इन उपन्यासों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अब उपन्यास है, ज्यादा आपको इसमें रटना वटना तो है नहीं, सिंपल क्या करना है कि कोई भी उपन्यास उठा लो। अब जैसे थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा उपन्यास है, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे ही हैं, ठीक है, ये सब छोटे। नदी का दीप, ये थोड़ा सा बड़ा है पर उतना भी मुश्किल नहीं है, और ये इसके दिए काफी इंटरेस्टिंग है। जितने भी उपन्यास है बता रही हूँ ये सब बहुत अच्छे हैं। मैला आंचल भी बहुत मजेदार उपन्यास है, ठीक है, मैंने ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको इनसे संबंधित सारे प्रश्न बताऊंगी, लेकिन हाँ, आपको क्या करना है कि आज से ही, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोज ये बिल्कुल अपने खाली टाइम में, सबके पास खाली टाइम होता है, आप बिल्कुल उस खाली टाइम में फोन चलाते होंगे फिल्म्स देखते होंगे, पर मैं कहूंगी कि बस 1 महीना आप लोग थोड़ा सा इनसे दूर हट जाइए, 1 महीना बस, ठीक है। अगर आपने 1 महीने आप इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, तो अगले जो पूरा जीवन है आपका, सोचिए कितना अच्छा होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, और फिर देखिए, फिर कहीं टीवी भागे थोड़े जा रही है, कोई फोन भागे थोड़े जा रहा है, आराम से फोन चलाइएगा, खूब टीवी देखिएगा, खूब फिल्म देखिएगा। बस 1 महीना अभी से आप आज से कैलेंडर में जो है डेट देखना शुरू कर दीजिए। तो यदि आपने 1-1.5 महीना दे दिया पूरा इस परीक्षा को, तो मैं इस बात को कह सकती हूँ कि आप इस परीक्षा को जरूर उत्तीर्ण करेंगे और बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ फडीशुरनाथ रेडू मैला आंचल हुआ, ठीक है। इस सारे उपन्यासों को आपको क्या करना है, 1 मिनट, हाँ ये भी है सारे उपन्यास, ये भी देखो छोटा सा उपन्यास है, ठीक है। इसमें से जो थोड़े बहुत बड़े बड़े उपन्यास हैं, और हो सकता है कि कुछ उपन्यास आपने ऑलरेडी पढ़े हों, ठीक है। तो अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़े, कोशिश कीजिए कि आज से पढ़ने लग जाइए। छोटे छोटे बड़े बड़े कितने भी बड़े उपन्यास हो, इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप रोज अपना आधा घंटा भी दे रहे हैं इन उपन्यासों को, तो आप 1 महीने में इन सारे उपन्यासों को लगभग पूरा कर लोगे। सबसे पहले शुरू क्या करना है, जो छोटे छोटे उपन्यास है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किताब अगर नहीं है, नेट पे जो गूगल होता है हमारा बड़ा सहारेमंद है, ठीक है। सीधी सी बात है, सारे जितने भी उपन्यास हैं सब मौजूद है, तो वहां से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, है ना। तो फोन पर बाकी चीजें देखने के बजाय ये कीजिए। इससे मैं आपका यूटिलाइजेशन बता रही हूँ, टाइम कहाँ बच सकता है और कहाँ उसको लगाना है। पूरी तरीके से परीक्षा में ही हमें इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि सबको ये कोशिश करनी है कि इन उपन्यासों को आप पढ़ना अभी से शुरू कर दो। कविता मैं नहीं कह रही हूँ कि पढ़ो, मैं कब क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपसे क्या नहीं कह रही हूँ, कहानी भी चलिए छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर आप पढ़ लेते हैं, देखो बहुत सारी कहानियां तो आपने सब पढ़ी होंगी, जैसे चीफ की दावत बचपन में ही पढ़ी हो, दिल्ली में एक मौत ये भी आपने पढ़ी है, जहां लक्ष्मी कैद है ये भी पढ़ी है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी कहानी है, मलबे के मालिक, है ना, 1-2 पेज की कहानी, ये भी बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, है ना। तो उसने कहा था अभी बहुत बड़ी कहानी नहीं है, हालांकि आपने ये पढ़ी होगी, कफन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये सारी कहानी हालांकि बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, मैं इसमें भी आपको सार बताऊंगी, इनके पात्र बताऊंगी, महत्वपूर्ण कथन सब बताऊंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो ये बिल्कुल पढ़ लो,
है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है, पढ़ लेनी चाहिए कहानियाँ। आप चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो 4 अगर आपने कहानी उपन्यास पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पढ़ लीजिए, है ना, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने बोला ना कि चलिए कहानी फिर भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो उपन्यास पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई उपन्यास उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलो छोटे छोटे पढ़ो पहले, बेटर रहेगा। यहाँ पे आपकी ये कहानी हुई, ठीक है, मैं आपको ये कराऊंगी हिंदी नाटक। नाटक में भी हम वही सब प्रश्न से संबंधित प्रश्न हो गए, और बोल सकते हैं कि जितने भी आपके नाटक हैं, जितने भी यहाँ लगे हुए हैं, उन सबको हमें समझना है, ठीक है, वैचारिक रूप से समझना है कि नाटक कहना क्या चाह रहा है, कहानी कहना क्या चाह रही है, उसमें मुख्य क्या है। एक होता है सार समझना, कि सार आपने पूरा समझ लिया, अच्छा कहानी में ही था। एक होता है कि उसका मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु ही परीक्षा में पूछा जाएगा कि आखिर ये जो कहानी है ये किसके बारे में है, ठीक है। तो इसलिए जो किसके बारे में है, किसके पात्र नहीं, किस विषय के बारे में, तो ये विषय हमें जानना बहुत जरूरी है, ओके। तो इसलिए हम विषय को जानेंगे, कहानी बिल्कुल पूरी जितना भी कहानी है उसका विषय क्या है वह हम समझेंगे। चलो, तो ये बेसिकली आपकी क्या हो गई, हिंदी नाटक हो गए। फिर आपकी क्या है, कथेतर गद्य विधाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जैसे हिंदी निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष। चिंता की बात नहीं है, आपको लग रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है, बिल्कुल सिलेबस बड़ा है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये सब बहुत आसान है, मैं आपको समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कथेतर गद्य विधाएं हो गई। उसके पश्चात हम चले आगे, तो आपके जो कुछ जो प्रमुख बेसिकली आलोचक हैं, ठीक है, तो प्रमुख जो आलोचक हैं वो भी हो जाएंगे, ज्यादा उनकी जो रचनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण उनके कथन वगैरह हैं, ये सब हमें उसमें करना होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, इसके पश्चात आत्मकथा। तो एक ही आत्मकथा लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मकथा क्या होती है इसको हमें समझना है, इस पर्टिकुलर आत्मकथा में क्या बताया गया है, किसके बारे में है, ये सब हमें समझना है, तो वो हम समझ लेंगे। जीवनी भी एक ही है आपकी, आवारा मसीहा, बहुत अच्छी जीवनी है, हालांकि अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर रचनाएं आपने ये पढ़ी हुई होंगी इसमें से, ठीक है। तो आप बताइए अगर आपने कितनी रचनाएं लगभग पढ़ी हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें जितना भी पूरा आपका सिलेबस है वो रचनाएं ऐसी नहीं है जो जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना। आदि तो आपके सिलेबस में ही है ना। आदि हम अपनी कह सकते हैं चॉइस से पढ़ते हैं, कि इंटरेस्ट है, साहित्य पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इन रचनाओं को भी पढ़ें। तो लगभग हमारी पढ़ी हुई रचनाएं हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपका आवारा मसीह है, संस्मरण, ठीक है, एक संस्मरण है। एक यात्रा साहित्य आपका लगा है, एक रेखा चित्र है, ठीक है। तो मेरा परिवार बहुत ही जो मतलब मजेदार भी, और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा इसका एक आध अंश, ठीक है। रिपोर्टाज है, ऋणजन धनजन हो जाएगा, कोई बहुत एकदम ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है एकदम, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए। दूसरा रमेशन शाह, अकेला मेला डायरी है, ठीक है। साक्षात्कार, प्रेमचंद के साथ 2 दिन, और पत्र साहित्य, निराला की पत्र और चिट्ठी पत्र। तो ये कुछ आपकी रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि साहित्य पढ़ रहे हैं आप, देखो, लेकिन साथ साथ कोशिश करो कि इन रचनाओं को भी थोड़ा थोड़ा वक्त देते जाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वक्त दोगे तो ये सब पूरी हो जाएंगी। कहानी और कविता बिल्कुल आप छोड़ दो, मैं तो मना कर रही हूँ कि बिल्कुल आप मत पढ़ो। अभी आप उपन्यास भी भले ही मत पढ़ो, लेकिन हाँ ये जो छोटी मोटी रचना है इनमें से जो भी मन करे आपका पढ़ो, कोई भी विधा पढ़ो, ठीक है। तो बेटर रहेगा अगर मैं आपको बोल रही हूँ, चलिए छोड़िए इन सबको, आप सबसे पहले उपन्यास से शुरू ही कीजिए, कोई भी उपन्यास उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी ये सब तो धीरे धीरे पढ़ जाएंगे।
तो समझ गए, आवारा मसीहा भले ही मत पढ़ना, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि सिलेबस को हमें समझना। अब जितना भी सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उस पूरे सिलेबस के अंदर ही हमको रहना है, बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जितना ज्यादा हम सिलेबस के सराउंडिंग्स में ही रहेंगे, उसको समझेंगे सिलेबस को, उतना ही बेहतर हमारे लिए जो परीक्षा है वो आसान होगी, ठीक है। तो सिलेबस के अंदर रहना है, सिलेबस को समझ के हमें पढ़ाई करनी है। ओके, समझ में आ गई बात? चलो, तो यहाँ पे हमने अपने जितने भी मुख्य बिंदु थे वह सभी अब डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो हमें आपका पढ़ना है क्या, भक्ति काल। तो हम भक्ति काल पढ़ेंगे। ओके, चलिए, ठीक है ना। ये सब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सब एकदम आसान है, हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इनको अच्छे से समझो। 1 मिनट बच्चों, बस 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक समय के दायरे में बंधकर, ठीक है, समय में बंधकर, और साथ ही क्या कह सकते हैं हम कि आराम से, है ना, एकदम कामली, शांत होकर हम अपने सिलेबस को पूरा करेंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। उससे संबंधित जो भी प्रश्न है मैं आपको बताते चलूंगी कि ये बिल्कुल पूछा जा सकता है ना, क्योंकि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जरूरी है, जो आ सकता है। वो नहीं पढ़ना है ना, कि जो हमें पता है कि कुछ चीजें हमें पता होती हैं कि नहीं, ये नहीं पूछी जा सकती, पूछी जाएंगी, बिल्कुल उन पे हाथ रखना ही नहीं। समझ गए? तो ये हमारी पूरी परीक्षा की स्ट्रेटेजी रहेगी कि किस प्रकार हम सिलेबस में बंद कर, ठीक है, और साथ ही सिलेबस में बंद कर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, है ना। मैं मेहनत करूंगी, आप मेहनत करेंगे, लेकिन इस क्लास के अलावा भी थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। तो भरोसा आप मुझ पे रखिए, मैं आप पे पूरा भरोसा कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। आप कितना घंटा देते हैं पढ़ाई के लिए ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आपको अगर सफल होना है इस परीक्षा में तो एक बात जरूर बोलूंगी कि आज से ही लग जाइए, और बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए 1 डेढ़ महीने के लिए, केवल परीक्षा पर फोकस कीजिए। अगर रिजल्ट नहीं निकला तो बताइएगा, अगर सच्चे मन से प्रयास करोगे तो, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा, मैं 100% नहीं बोल रही कि मैं आपको कहूँ कि सारे मतलब पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, नहीं, लेकिन हमने जो टारगेट सेट किया है, सबसे ज्यादा टारगेट है ना हमारा, वो हम जरूर पाएंगे, ये मैं आपसे कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने ठीक से तैयारी की तो, मेरे साथ लगकर तैयारी की तो, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ अगर आप उतनी मेहनत कर लेंगे तो देखिए आप ही बोलेंगे कि परीक्षा तो बहुत आसान थी, सारे सवाल आते थे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जितना आप शिक्षक पे भरोसा कर रहे हो, आप भी वैसा ही कार्य करो कि शिक्षक आप पे भरोसा कर, है ना। कि हाँ, कई बार जब आप परीक्षा देते हो, मतलब अभी ये वाली तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपने सच्चे मन से तैयारी की होती है, आपने अपने शिक्षक की बात सुनी होती है, जैसे जो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में आपने परीक्षा दी, और किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की, टीचर की हर बात सुनी, यकीन मानिए वो पेपर जब देखता है ना तो कहता है कि ये तो मैंने सारा पढ़ा है, तो मैम ने सारा बताया था, सर ने सारा बताया था, वही आया है, कुछ इसके बाहर का नहीं। और जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो क्या नई चीज आ गई। तो इसलिए छोटी से छोटी बातों पर फोकस करना है। यहाँ जो मैं लिखवाऊंगी वो तो खैर अलग है,
लेकिन जो मैं बोलूंगी वो भी जरूरी है। सुनना बहुत एकदम इत्मीनान से, शांति से सुनना है, ठीक है ना। और सोचना है, जितना ज्यादा प्रश्न उठाओगे उतना ही ज्यादा ये तैयारी आपकी मजबूत हो पाएगी। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं आपकी कक्षाएं, कि हाँ हम धीरे धीरे जो है अपना आगे बढ़ते हैं और क्या क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ओके चलिए। सबसे पहले हम चलते हैं आपके भक्ति काल की ओर, कि भक्ति काल जो है क्या है, भक्ति काल को क्या क्या नाम दिए गए, सारा हम समझेंगे। चलो सबसे पहला जो हमारा युग है भक्ति काल। भक्ति काल से पहले आदिकाल भी है, ठीक है ना। चलो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे काल विभाजन। आपको याद, बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम क्या, एकदम आसानी से आपको मतलब याद हो जाना चाहिए अभी तक। किसका काल विभाजन हम पढ़ते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर ही हम पूरे सभी कालों की जो है चर्चा करते हैं, उनको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो उनका जो समय है वह बिल्कुल आपको याद होना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हम मोटे तौर पर देखें तो काल आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। साहित्य की शुरुआत बिल्कुल आदिकाल से होती है। आपको 3 प्रकार के काल मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आदिकाल हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया मध्यकाल, और आपका फिर हो गया आधुनिक काल, ठीक है। अब मध्यकाल में क्या होता है ना, कि आधुनिक काल में तो चलिए आधुनिक साहित्य की शुरुआत हो गई, आदिकाल में साहित्य की शुरुआत मिल रही है, लेकिन मध्यकाल में आपको, मध्यकाल के अंतर्गत ही आपको 2 विभिन्न विभिन्न तरीके के साहित्य दिखाई पड़ते हैं। तो क्या हुआ, उसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। 2 भागों में कौन सा? एक आपका हो गया पूर्व मध्यकाल, और दूसरा आपका हो गया क्या? उत्तर मध्यकाल। इनके ये नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है, कि रीतिकाल को हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, और जो अन्य नाम होंगे मैं आपको, सॉरी रीतिकाल को उत्तर, तो मैं आपको बताऊंगी। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये आपको पता ना हो। तो इस प्रकार हमारे 4 काल हो जाते हैं। मैं अब इनको लिख देती हूँ अच्छे से, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो समय और कालों के नाम क्रम से सबसे जरूरी सवाल है, और याद रखिएगा जितनी छोटी चीज आपको लगेगी ना, जितनी आसान, उतनी ही इस परीक्षा के लिए ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काल विभाजन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कोई भी काल यदि शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, कब से हुई, तो ये देखना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे मैंने लिखा आदिकाल, क्या लिखा मैंने? आदिकाल लिखा। फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पूर्व मध्यकाल, या जो भी है आपका भक्ति काल। ठीक है, फिर आपका क्या है? रीतिकाल। क्या होगा? उत्तर मध्य काल। ओके, और फिर है आपका आधुनिक काल। ठीक है, ये चारों काल आपको याद होने चाहिए क्रम से।
समझ के। अब इनकी समय की बात यदि हम करें तो समय की बात करेंगे तो सबको पता है, सबको पता होना चाहिए कि आदिकाल की शुरुआत कब से मानी जाती है, बताइए। संवत रुको, ठीक है, 1000 से या 1000 पीछे 50 से, ठीक है, संवत 1050 से कितना 1375 संवत, विक्रम संवत। ये मैं आपको बताती हूँ, समझाऊंगी कि ये क्या होते हैं। अगर हमें सन में निकालना हो तो कैसे हम इसे निकालेंगे। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, मिनट, ठीक है, क्या है, सन विक्रम संवत, ठीक है, सन नहीं है ये, विक्रम संवत 1050 से 1375, ठीक है, वही संवत। इसके पश्चात हम आगे बढ़े तो 1375 से 1700, ठीक है, क्या संवत 1375 से 1700, ठीक है, फिर संवत 1700 से 1900, ठीक है, तो 1700 से कितना हो जाएगा आपका 1900 हो जाएगा, 1900 से अब तक आपका क्या हो जाएगा, अब, ठीक है, आधुनिक ही चल रहा है। चलो यहाँ पे इसको मैं एक और चीज लिख देती हूँ, एक मिनट, मध्यकाल, ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए देखो, यदि परीक्षा में ये पूछ लिया कि मध्यकाल का समय क्या है, तो ध्यान रखिए मध्यकाल का समय अगर पूछा मध्य, तो आपको इन दोनों का यानी संवत 1375 से 1900 होगा, ठीक है, क्या संवत 1375 से 1900 होगा। लेकिन यदि आधुनिक काल सॉरी रीतिकाल या भक्ति काल का नाम पूछा तो आप ये सन बताएंगे, क्योंकि मध्यकाल इन दोनों को ही कंबाइन करना है मध्यकाल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते, सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक विक्रम संवत, ठीक है, संवत। हम सभी जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से एक है ना एक ईसवी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर हम कहें तो संवत उससे पहले से चला आ रहा था। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे परीक्षा में क्या होता है संवत नहीं लिखा हुआ आया, ठीक है, संवत नहीं लिखा हुआ आया, सन लिखी हुई है, तो आप एकदम से घबरा जाएंगे, अब क्या करें, तो घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, सिंपल, यदि सन में आपने 57 जोड़ दिया तो आपका संवत निकल आएगा, ठीक है ना, क्या सन में आपने क्या जोड़ दिया 57 जोड़ दिया, और मान लीजिए क्या हो विक्रम संवत दे रखा हो, ठीक है, आपको फिर वही दिक्कत आ रही हो, आपको सन याद हो विक्रम संवत दे रखा हो, तो क्या करोगे, तो सिंपल संवत में से माइनस कर दो 57 तो आपकी सन निकल आएगी, समझे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ क्या करोगे, संवत में से माइनस कर दोगे 57 तो आपकी सन निकल आएगी, ठीक है ना। तो 57 वाला जो फर्क है वो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर कुछ विद्वान 58 56 56, मतलब इतना लमसम याद रखिएगा। तो ये आपको क्या है कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी जब आप आगे पढ़ेंगे भक्तिकाल रीतिकाल
तो आपको ये दिखाई देगा कि कहीं संवत है, कहीं सन है, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। आप अगर ये भी सोच के चलोगे ना एक बार कि चलो हमने सोचा कि हम जो है केवल और केवल संवत याद करेंगे, तो ऐसा होगा कि कहीं किन्हीं रचनाओं में आपको केवल संवत मिल रहा है, कहीं आपको सन मिल रहे हैं, तो आप फिर कंफ्यूज होगे। तो इसीलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल क्या करना है, हमें संवत और सन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब कुछ जरूरी बातें भक्ति काल के बारे में। सबसे पहले तो 2-3 महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि जॉर्ज गियर्सन ने इनको क्या कहा, भक्ति काल को क्या कहा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। ये बहुत जरूरी प्रश्न है बिल्कुल, और कई बार ये परीक्षा में ऐसे ही डायरेक्ट पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो चूंकि आसान होता है तो बच्चे अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं, बट इग्नोर हमें नहीं करना। ठीक है, तो चले क्या कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल कहा भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण काल मांगना, ठीक है ना, किसका, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। क्या कहा, लोक जागरण काल कहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, तो लोक जागरण काल का। और क्या हुआ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण की संज्ञा दी भक्ति काल को। ठीक है, संज्ञा दी, उन्होंने काल कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, ये तीनों पॉइंट तो मैंने यहाँ लिख दिए, जरूरी है, याद रखिएगा, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए ये। अब हम चलते हैं कि भक्ति काल की शुरुआत क्यों हुई होगी। सोचिए, इसके बारे में कई सारे अलग अलग विद्वानों के मत हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा, यदि हम भक्ति काल की शुरुआत को समझें तो हम आधुनिक काल में चलते हैं। बस 5 मिनट के लिए चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। अब आधुनिक नहीं, आदिकाल में हम मान चुके हैं कि भक्ति का जो बेसिकली क्या होता है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत हो चुकी। ठीक है, याद रखिएगा कि किसी भी युग की जब शुरुआत होती है तो उसके पद चिन्ह पहले ही हमें पिछले युग में मिल जाते हैं। पद चिन्ह मतलब पद चिन्ह नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ कुछ चिन्ह मिल जाते हैं। ठीक है, कि आगे चलकर इसकी शुरुआत हो सकती है। जैसे जब आप आदिकाल में सिद्ध नाथ पढ़ते हैं तब, ठीक है, हठ योग पढ़ते हैं, कुंडलिनी जागरण पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आपको वहां पे भक्ति काल की
शुरुआत नहीं हो रही है, वे चिन्ह है। ठीक है, उन्हीं को और व्यापक रूप में आप कहाँ देखेंगे, भक्ति काल के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चिन्ह हमेशा मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ प्रतीक, कुछ ना कुछ चिन्ह मौजूद होंगे हर काल। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्रम क्यों जरूरी है, हर काल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यदि हम आदि काल की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे कैसी परिस्थिति आपको दिखाई देती है कि मान लीजिए आपने जो है एक फल की टोकरी ले ली। क्या ले ली, फल की टोकरी है। अब इसमें आप बहुत सारे फल रख रहे हो, फल की टोकरी है, याद रखिए, फलों की टोकरी, फल की नहीं, फलों की टोकरी। फल की टोकरी में तो आप कह सकते हो कि केवल संतरा रख दो, है ना, या केवल अनार रख दो, लेकिन फलों की टोकरी में क्या करोगे आप, मिक्स रखोगे, अनार भी रखोगे, सेब भी रखोगे, अंगूर भी रखोगे ना। तो मुझे जो आदिकाल लगा ना वो ऐसा ही लगा, एकदम फलों की टोकरी जैसा, कि वहां पे कई तरीके के साहित्य आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं उसी से जुड़े हुए। जैसे आपको वहां पे जैन साहित्य भी मिलेगा, सिद्ध साहित्य भी मिलेगा, नाथ साहित्य भी मिलेगा, थोड़ा सा आपको बिखराव भी वहां दिखाई देगा। वहीं एक और आपको वीर गाथात्मक काल भी दिख रहा है, साहित्य भी दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आपको थोड़ा सा आदिकाल बिखरा हुआ भी लगेगा, क्योंकि शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत में जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो एग्जैक्टली तो रास्ता नहीं क्लियर होता है ना, तो चलो कोई बात नहीं, शुरुआत हो रही है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा बिखराव दिखाई देता है, कई तरीके के साहित्य दिखाई देते हैं, और कुछ साहित्य तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर था तो इसीलिए उन सभी को वहां रखा गया आदिकाल के अंतर्गत। आपको ये लगेगा कि जब आप आगे आगे पढ़ोगे कि अरे ये तो रीतिकाल में आना चाहिए लेकिन ये भक्ति काल में क्यों आ रहा है, उसका कारण है। या आपको लगे कि ये तो आदिकाल में आना चाहिए, ये भक्ति में क्यों आ रहा है, या ये भक्ति में आना चाहिए तो ये आदिकाल में क्यों आ रहा है। क्योंकि समय सीमा, हम जब कालों को पढ़ रहे हैं तो समय सीमा के अनुसार ही पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत रहकर ही पढ़ रहे हैं। भले ही भक्ति काल के किसी कवि में आपको आदिकाल की प्रवृत्ति दिखाई दे तो वह आदिकाल का नहीं हो जाएगा। हाँ, उसने प्रवृत्ति आदिकाल की जरूर ली हुई है, ग्रहण की हुई है, लेकिन होगा वह सन के अनुसार, किसे, भक्ति काल। और यही जरूरी है जब हम बात करते हैं साहित्य के इतिहास के नामकरण की या उसको क्रम में पढ़ने की, तब ये विभाजन जब आप पढ़ा होगा तो आपने देखा भी होगा कि बड़ी उथल पुथल थी कि किस प्रकार जो है इसे बांटा जाए कालों, विशेषताओं के आधार पर हो, क्रमबद्धता के आधार पर, सन के समय के आधार पर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमें आसानी किसमें पड़ी, सन। अब भले ही रीतिकाल की विशेषता भक्ति काल में मिले आपको, चाहे भक्ति काल की विशेषता रीति काल में मिले कि ये कभी तो भक्ति काल में पाए गए थे, पर ये रीति में क्यों है, इसलिए है क्योंकि समय में जब वे रचना रच रहे हैं तो समय रीति काल का चल रहा है, इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आदिकाल थोड़ा सा आपको बिखरा हुआ नजर आता है, और साथ ही में आप क्या देखते हो आदिकाल में कि जो बाहरी शासक थे, जो बाहरी शासक थे हमारे देश से, जो बाहर शासक थे, वे हम पे लगातार, आप जब वीर गाथात्मक काव्य उसका पढ़ते हो तो हम पे आक्रमण कर रहे हैं, यानी भारत पर वह कब्जा करना चाह रहे हैं और यहाँ पे अपना स्थापत्य लाना चाहते हैं। ठीक है, तो लगातार क्या हो रहा है कि आक्रमण पे आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रही है। ओके, आदिकाल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। चलिए अब हम आगे बढ़े। जब भक्ति काल आया तो क्या हुआ कि जो शुरुआत वहां पे स्थापत्य की हुई थी, है ना, अन्य शासकों के स्थापत्य की जो शुरुआत हुई थी वो भक्ति काल में आके पूरी तरीके से क्या हुआ, प्रतिष्ठित हो गई, यानी हो चुकी थी। अब इसके बहुत सारे कारण लोगों ने बताए कि भक्ति काल की शुरुआत क्यों हुई, ये ध्यान रखिएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहले तो मुख्य आप इनको ध्यान रखिए, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्यों है और इनको आप कैसे समझोगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम चलते हैं किस ओर, कि
यदि हम बोलें कि भक्ति काल की शुरुआत कैसे हुई, तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कारण बताए, जिसमें से कि एक कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया। क्या बताया? कि जब बाहरी आक्रमणकारियों यहाँ पे मतलब अपना स्थापित कर चुके थे, ठीक है, हमारे देश पर अपने स्थापत्य जमा चुके थे, तब जनता के पास कोई और मौका नहीं था। यानी कि जो इस्लामी आक्रमणकारी थे, उनसे हताश परेशान जनता हो गई तो कहाँ भागी? ईश्वर की ओर भागी। अगर आप देखें तो क्या होता है कि निराशा में हम कहाँ जाते हैं? ईश्वर के पास जाते हैं ना। हम ईश्वर के पास दौड़ते हैं कि ईश्वर हमें बचा ले, अब तू ही है हमारा। तो रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं भक्ति काल की शुरुआत? बताइए। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। क्या? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। सिंपल। ये सवाल आराम से आपसे पूछा जा सकता है, लिख देती हूँ इसलिए। डॉक्टर जॉर्ज गेसन कहते हैं कि नहीं, ये तो ईसाइयत की देन है। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज गेसन लिखेंगे हम इधर, जो जरूरी है मैं बिल्कुल आपको लिखवा दे रही हूँ। ये ईसाइयत की देन। ठीक है, भक्ति भी हम समझेंगे बाद में, लेकिन पहले हम भक्ति काल की जो उद्भव विकास है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम भक्ति के संदर्भ में भी समझेंगे। ठीक है, और किसने क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं कि नहीं, ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखना है, ध्यान रखिए, बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि आप इस पर ध्यान न दें। ठीक है, चलो अभी मैं इतना मैंने आपको बताया, बहुत थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्या? फिर इस पे हम वापस आते हैं, एकदम आराम आराम से सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति, भक्ति काल में देखो, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ ताकि आप खुद भी अंदाजा लगा सके किस क्यों हुई होगी शुरुआत। भक्ति काल में यदि हम देखें तो भक्ति शब्द आपको दिखाई देता है। क्या? भक्ति शब्द आपको दिखाई देता है। भक्ति शब्द क्या है बताइए? भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भज धातु से होती है। किससे? भज धातु से। और इसका जो अर्थ होता है भजना। क्या? भजना, यानी राम का नाम भजना, ईश्वर का नाम भजना। ठीक है, तो क्या? भजना इसका अर्थ है। तो भज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब सवाल सबसे पहले देखो क्या है कि किस मतलब कहाँ पर भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है। बिल्कुल ये सवाल पूछा जा सकता है कि भक्ति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको जो है आधुनिक जो भक्ति काल का जो शुरुआत है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी वो 3 वाक्य आपने, मैं दोबारा से मैं बता दूंगी आपको, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। तो देखिए,
क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और हम एकदम कंटिन्यूअसली बात करने में लग जाते हैं, लेकिन वही हमें सब्जेक्ट से भटकना नहीं है। तो यहाँ पे भज धातु से आपकी भक्ति जो है शब्द आया। सबसे पहले हमें जो भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है वह श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है, उपन्यास नहीं उपनिषद। ठीक है, तो किस में मिलता है जिक्र भक्ति का? श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो ये लिख लेंगे, बहुत जरूरी सवाल है। भक्ति का प्रथम उल्लेख ठीक है, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में हमें भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है। ये सवाल जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लिख भी बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस मार्ग का जो प्रमुख संप्रदाय है वो भागवत धर्म है। ठीक है, क्या इस मार्ग का प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? भागवत धर्म, जो ईशा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व था। ध्यान रखिए, तो ये जो परंपरा है सोचिए कितनी पुरानी है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इसका जो पहला भागवत धर्म इसका पहला संप्रदाय। ठीक है, ईशा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व, ये खैर लिखने की जरूरत नहीं है बट ये जरूरी है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रमुख संप्रदाय। देखो, जब भक्ति काल आता है ना, भक्ति काल से आप एक चीज तो समझ जाते हैं कि यहाँ बिल्कुल भक्ति के बारे में जिक्र है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ईश्वर ईश्वर की भक्ति कैसे हो। या भक्ति का जो पूरा कह सकते हैं जन समूह, एक आपको जन आंदोलन यहाँ भक्ति काल में आपको दिखाई देते हैं। सोचिए कि कोई भी आंदोलन, मतलब क्या इतना बड़ा हो सकता है कि वह जन आंदोलन भी कहलाया जा सके, या लोक जागरण काल उसको कह दिया गया, वो भी भक्ति से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यही मुख्य हमें यहाँ पे भक्ति काल के अंतर्गत समझना है। तो एक एक करके मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ आपने ये लिख ही लिया होगा, भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपन्यास में मिलता, सॉरी उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, भागवत धर्म इसका प्रमुख संप्रदाय है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब उपनिषद युग की हम बात करते हैं तो वहां पे निर्गुण मन के लिए, यानी निर्गुण भक्ति के लिए भी, निर्गुण भक्ति के लिए भी मन, ठीक है, और आकाश, ठीक है, मन, आकाश, या कहें सूर्य, अग्नि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की चर्चा हुई है। ठीक है, चलो खैर ये लिखने वाली बात नहीं है, बस केवल समझाने वाली बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। ठीक है, क्या आपको पता भी है? अगर हम एक छोटे से पंक्ति की बात करें, क्या, हाँ, मैं आपको पंक्ति लिखवा देती हूँ, पंक्ति बहुत जरूरी है। तो द्रविड़ में यानी दक्षिण भारत में भक्ति जो है प्रारंभ हो चुकी थी। भक्ति काल की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो कहाँ हमें मिलती है? दक्षिण भारत में ही सबसे पहले हमें मिलती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल जो भक्ति है वो वैदिक परंपरा से भिन्न है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, मैं लिख रही हूँ और वे जरूरी हैं। ठीक है, चलो, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर
ठीक है। भक्ति का जो सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, ठीक है, पहले ही आ रहा था, उसे उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में ठीक है, शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है, फैलने के लिए, हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। किसका कथन है ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लिखवाया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है बेसिकली कथन है। और इसके पश्चात क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये परंपरा ईशा से कई पूर्व शताब्दियों पहले ही चली आ रही थी। क्या है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था ना कि जो इस्लामी आक्रमण की देन है ना, इसकी प्रतिक्रिया क्या थी, ईश्वर के पास भागना नहीं, मतलब ईश्वर की भक्ति में डूबना। निराश हताश जनता क्या करेगी, यही तो करेगी। अभी अगर हम भी तो अपने जीवन में जब निराश या हताश होते हैं, हम किसके पास जाते हैं, हम स्वयं ईश्वर के पास ही जाते हैं कि ईश्वर हमको बचा ले, है ना, ईश्वर सारे दिन हमारे अच्छे कर दे। तो जनता तभी भी क्या करती, ईश्वर के पास ही गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखना एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद और प्रगट करी कबीर ने। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ पूरा आपका जो मुख्य पंक्तियां हैं। ठीक है, चलो भक्ति द्राविड उपजी ठीक है, भक्ति द्राविड उपजी लाए रामानंद और उसके बाद क्या है, प्रगट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। अब यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वाक्य से इसको मिलाएं तो बिल्कुल हमें वहां भी दिख रहा है कि दक्षिण से, है ना, धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रही है। यानी कि क्या, कि दक्षिण में जो है क्या उपजी है भक्ति। किसने उपजाई है, रामानंद ने। ठीक है, गुरु रामानंद ने। फिर कबीर ने उसका क्या किया, बेसिकली लाए रामानंद का क्या अर्थ है, लाए रामानंद का अर्थ है प्रचार प्रसार किया। ठीक है, क्या किया, प्रचार प्रसार किया। फिर कबीरदास जी का नाम आता है। तो इस प्रकार क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि ये भक्ति के संदर्भ में सबसे जरूरी आपका एक जो भी पंक्ति है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना,
कि द्रविड़ में यानी दक्षिण भारत में भक्ति काल की या भक्ति की शुरुआत हुई थी। आलावार संतों ने नाम संकीर्तन भक्ति धारा से दक्षिण को रस सिक्त कर भक्ति की मधुर हिलोर उत्तर की ओर बढ़ाई। क्या आलावार जो संत थे उन्होंने क्या किया? आलावार संतों ने क्या किया? भक्ति संकीर्तन, ठीक है, नाम संकीर्तन भक्ति धारा कहाँ चलाई? दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण में। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। ये सब मैं बहुत महत्वपूर्ण केवल आपको जो है ना क्या कर रही हूँ, पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। इन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य भी हुए। ठीक है, तो यहाँ मैं ये भी लिख रही हूँ कि इन्हीं की परंपरा में क्या हुए? रामानुजाचार्य भी हुए। इन सब के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये अभी भक्ति के बारे में सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, भक्ति को यदि हम प्रतिष्ठित करने के लिए हम देख रहे हैं कि दक्षिण में उपज रही है, द्राविड़ में आई, लाए रामानंद प्रगट करी करी कबीर ने सप्तदीव नवखंड। ठीक है, लेकिन दक्षिण के आचार्यों के अलावा रामानंद का नाम आता है और साथ में एक और का नाम आता है जिन्होंने भक्ति को बढ़ाया। कौन? चैतन्य देव। ठीक है, तो रामानंद और चैतन्य देव भक्ति की इस धारा में प्रमुख नाम है। ठीक है, क्या रामानंद और चैतन्य देव क्या है? इस धारा में क्या है? एक प्रमुख नाम है। अब आप कुछ सोचिए कि जब हम भक्ति काल को देखते हैं तो भक्ति काल में कई सारे बदलाव भी आपको दिखते हैं। ठीक है, कि जो कह सकते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जब उस काल में जिन लोगों को निम्न वर्ग के लोग माना जाता था, उन्होंने ही अपने कई सारे कवि दिए। ठीक है, एक महान संत दिए, कवि नहीं कहेंगे उनको, हम संत दिए। तो भक्ति काल में इन सारे जितने भी बदलाव हैं हम उनको देख सकते हैं कि भक्ति, यदि हम कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता, मंदिर हर कोई नहीं जा सकता, तो वहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक अलग धारा दिखाई दे रही है जिसको हमने कहा निर्गुण धारा, कि बिल्कुल मत आप हमको मंदिर जाने दीजिए, हमने अपना ही ईश्वर बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपको भक्ति में भक्ति काल में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जॉर्ज गेसन ने जो कहा है ना कि स्वर्ण काल, क्यों कहा है? क्योंकि यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो भक्ति काल में सबसे उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गई थी। दूसरी बात, बदलाव भी हुए, सामाजिक स्तर पर भी बदलाव हो रहे थे, राजनीतिक स्तर पर तो खैर हो ही रहे थे, लेकिन राजनीतिक स्तर, जो राजनीतिक तो परिस्थितियां जो थी वो तो कारण मानी ही गई भक्ति काल की शुरुआत का, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बदलाव देखे। जैसे कि मैंने पहला आपको बताया ही क्या, कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी अपनी जो शक्ति है उसका पता चल रहा है, अपनी पहचान का पता चल रहा है। दूसरी बात, उन्हीं में से कई महान संत निकल कर आए। यदि हम कबीरदास जी की बात करें, हम रहीम की बात करें, ठीक है। दूसरी ओर महिला संत भी आपको वहां मिली, महिला भक्त भी हमें भक्ति काल के अंतर्गत मिलती है। इतनी हमें रीति काल में भी नहीं दिखाई देती हैं और ना ही आदि काल में, बहुत मुश्किल से आप कुछ का ही नाम खोज पाएंगे। लेकिन हाँ, भक्ति काल में हमें, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा दिखाई देती है, कम है,
लेकिन वह जितनी भी है ना, उनका एक स्तर है, समझ रहे हैं कि हाँ वह प्रतिष्ठित है। क्या है? वे प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार हम कबीर दास जी का नाम लेते हैं, तुलसीदास जी का नाम लेते हैं, उसी प्रकार हम मीराबाई का भी नाम लेते हैं। ये नहीं कहते कि मीराबाई उनसे कम महत्वपूर्ण है, नहीं, वह भी जरूरी है। तो भक्ति काल में बहुत सारे बदलाव आप देख रहे थे। ये बदलाव रामानंद और चैतन्य देव के कारण भक्ति काल में आपको दिखाई देते हैं। यानी कि जाति, जो रामानंद के अगर शिष्यों को आप देखेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि उन्होंने वर्ण जाति भेद की परंपरा को समाप्त किया। कि केवल, अगर आपको महाभारत अगर हम कथा याद करें, एकलव्य की कथा आप लोग याद कीजिए, आपको होगी याद, सुनी होगी। तो केवल एकलव्य को क्यों नहीं शिष्य बनाया गया, ये देखेंगे तो वहां पे भक्ति काल पे में आपको ये परंपरा दिखाई नहीं देती। यदि हम देखें तो यानी कि जितनी भी हमने सामाजिक परिस्थिति भक्ति काल में हम देखेंगे तो क्या, कि बहुत ही उत्कृष्ट काल हुआ था। रामानंद ने वर्ण भेद इत्यादि को समाप्त किया, ठीक है। चैतन्य देव ने भक्ति में भजन और लीला गान की परंपरा को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। पराकाष्ठा मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये सब क्या है, आपकी पॉजिटिव सकारात्मक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, परिस्थितियों को समझना है और बदलावों को समझना है। जब कोई काल शुरू होता है, ठीक है, और जब वह अंत भी होने वाला है, तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है। बदलावों को समझते हुए, जो भक्ति काल में जो बदलाव हुए, जो आदि काल में जो बदलाव हो रहे थे, उसमें उसका प्रभाव भक्ति काल पे पड़ा, और भक्ति काल में जो प्रभाव बदलाव होंगे उनका प्रभाव अमृति काल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। और बिल्कुल जब आप आगे चलकर रामानंद के शिष्यों के नाम देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने वह भेदभाव नहीं किया। और चैतन्य जी ने क्या किया, इन्होंने भजन, ठीक है, नाम भजन और लीला गान की परंपरा को पराकाष्ठा यानी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, समझ में आ गई इतनी बात? ये अभी आपकी भक्ति से संबंधित जो है हमने बातों को समझा। अब हम चलते हैं अपना आगे। ये सारे नाम आपको महत्वपूर्ण याद होने चाहिए। और याद रखिए कि भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, ठीक है, जो भी लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की जो परिस्थितियां थी उसके अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जागृत की। यानी इस भेद को मिटाने की कोशिश की हिंदू और मुसलमान। आप देखेंगे क्या कि आपको जब हम निर्गुण काव्यधारा पढ़ेंगे तो हमें सूफी संत भी मिलते हैं ना। तो यहाँ पे कोशिश की गई है इन भेदों को हम मिटाएं। रहीम आपको मिलते हैं, रसखान आपको मिलते हैं, और भी कई सारे आप ऐसे ही नाम पढ़ेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप भक्ति काल को समझें कि भक्ति काल केवल कोई काल नहीं है जो आदिकाल के बाद आया हो, साहित्य का विकास हुआ है, नहीं। जो जॉर्ज गेसन ने कहा कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। अब हम पीछे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, एक मिनट, ये 2 बार नाम लिख गया, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल का क्या कहा, लोक जागरण काल। लोक जागरण काल क्या, देखो, लोक जागरण को अगर हम समझें तो कैसे समझ सकते हैं। यहाँ ये 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, लोक और क्या, जागरण, ठीक है। देखो, 2 चीजें होती हैं। एक तो आप सुबह किसी को बोल रहे हो कि उठ जाओ, और एक बोल रहे हो कि अब समय हो गया है, जाग जाओ, जागरण हो जाना चाहिए। जागरण जो है ना, किससे जुड़ता है, चेतना से जुड़ता है, ठीक है, किससे, चेतना से।
कि अब सजग हो जाओ, अब अपनी जो चेतना है उसको जागृत करो। किसको? चेतना को जागृति करो। देखो यहाँ पे लोक का क्या अर्थ है? जन सामान्य। क्या है? जन सामान्य। और ये चेतना की जागृति। यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत रामविलास शर्मा ने क्यों कहा इसे भक्ति आंदोलन भी कहा? क्यों कहा? क्योंकि भक्ति के माध्यम से लोगों के भीतर जो चेतना थी उसका जागरण हो रहा है, और वह जरूरी भी था। लोगों को एकजुट होना जरूरी था। जो हम पर विपदा आई थी, हमारे देश पर जो विपदा आई थी, अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? भक्ति ने वह कार्य किया। ठीक है ना? तो भक्ति काल में जन सामान्य की चेतना जागृत हुई। ठीक है? लोग सजग हुए। याद रखिएगा, जागरण का अर्थ ही जागृति से है। ठीक है? चेतना का जागरण। चलो इतनी सी बात समझ में, आगे चलते हैं। यहाँ इसको अगर हमें समझना हो तो यहाँ जो मैं बात बोल रही हूँ ना कि भक्ति के माध्यम से चेतना मतलब मानवता के धर्म तक पहुंचे, मतलब कि ईश्वर के केवल नाम पर नहीं पहुंचे हैं वो लोग, केवल ईश्वर का भजन नहीं किया है उन्होंने, ईश्वर के भजन के माध्यम से सच्ची मानवता को प्राप्त किया है। क्या? ईश्वर के ठीक है, तो सच्ची मानवता को प्राप्त उन्होंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल भक्ति का अर्थ ईश्वर से जुड़ना नहीं है, ईश्वर से जुड़कर एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनना। ठीक है, अगर आप अच्छे मनुष्य नहीं बनेंगे तो आप कैसे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को खत्म करेंगे, या कैसे आप हिंदू मुसलमान के धर्म जो धर्म है उनमें दूरियां कम करेंगे? जब आप जागृत होंगे तभी तो करेंगे, जब आप मानवता को समझेंगे तभी तो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें मानवता दिखाई देती है। ठीक है, तो भजन के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से हम मानवता को यहाँ लोगों ने प्राप्त किया है। अब आगे चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है यहाँ पे। मैंने आपको कुछ यहाँ पे कुछ आपके मैंने लिखे हुए हैं कथन। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध भी कहते हैं, वो भी मैं लिख देती हूँ। क्या कहते हैं? मुक्तिबोध का कथन भी जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक सामाजिक जनता के दुखों व कष्ट से। ठीक है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में कष्टों से इसकी शुरुआत। ओके, एक और मैं कथन लिख रही हूँ, वो भी जरूरी है, रामविलास शर्मा का ही, कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, एक में भक्ति आंदोलन।
अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, क्या, कि जनवादी आंदोलन, जनवादी आंदोलन है। अब आंदोलन क्यों कहा है? आंदोलन में क्या होती है, क्या होता है आंदोलन में? चेतना जागृत होती है ना। हम अपने प्रति, हम मानवता के प्रति और सचेत होते हैं, तो आंदोलन इसलिए कहा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वो आंदोलन की बात नहीं हो रही है कि बिल्कुल एकदम जो है हथियार उठा लिए, नहीं, है ना। तो आंदोलन मतलब सजगता आई, चेतना जागृत हुई, इससे मतलब है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया ही क्या है, बेसिकली भक्ति काल की शुरुआत है। और जब देश में दूसरे जो शासक थे वे आक्रमण कर रहे थे, तब अपना स्थापत्य वो लोग कर रहे थे, तो बेचारी जनता के पास और क्या ही चारा था, वह कहाँ ही जाती, इसीलिए वह ईश्वर की शरण में ही भागी, क्योंकि निराश और हताश जनता क्या करती है, ईश्वर की शरण में ही भागती है, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये रामचंद्र शुक्ल का मानना था। राजनीतिक जो कारण थे कि हाँ, मुस्लिम शासकों के आक्रमण की वजह से, उनके स्थापत्य की वजह से भक्ति काल के आंदोलन की, भक्ति काल की शुरुआत हुई। दूसरी बात, जॉर्ज गैसन क्या कह रहे हैं कि नहीं, ईसाइयत की देन है। क्या कह रहे हैं ये, कि ईसाइयत की देन है भक्ति आंदोलन, कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार की ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई भी हिंदू यह बात नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और इसके प्रादुर्भावों का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये टोटली ईसाइयत की देन मानते हैं भक्ति काल को। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना ये नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनने इन दोनों के ही मतों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ना तो भक्तिकाल ईसाइयत की देन है और ना ही ये केवल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। क्या कहा उन्होंने माना कि यदि इस्लामी प्रक्रिया नहीं, मतलब इस्लामी आक्रमण नहीं भी होता, या जो दूसरे शासक थे उनका आक्रमण नहीं भी होता, ठीक है, तब भी भक्ति काल की शुरुआत होना निश्चित था। उन्होंने ये कहा, क्यों कहा, कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। अब अगर हम इनकी बात को देखें तो हम जाते हैं आदिकाल में, और जब हम नाथ और सिद्धों की बात देखते हैं, कुंडलिनी जागरण, हठ योग को हम देखते हैं, नाथ और सिद्धों में हमें मिलता है, ठीक है, वही सारी चीजें हमें क्या मिल रही हैं, यहाँ भी मिल रही हैं, भक्ति काल में भी मिल रही हैं, यानी कबीर के यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, और भी अन्य कवियों, संत कवियों के यहाँ पर। तो यहाँ बेसिकली क्या बात हो रही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना है कि नहीं, यदि इस्लामी आक्रमण नहीं भी होता तब भी यह होना तय था, ठीक है ना। और भी इसको ये भी बोलते हैं कि साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है, यानी तब भी जरूर आता क्या, भक्ति काल। यदि इस्लामी आक्रमण नहीं होता तब भी भक्ति काल जरूर आता। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने याद रखिएगा कि इन दोनों का क्या किया है, खंडन किया है। और जब हम बात करते हैं इसकी, है ना, और आदिक काल को इससे जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा कि जो भक्ति काल में कुंडलिनी जागरण की बात हुई है वो कहाँ से आया, वो आया है आदिकाल से। मैंने आपको बताया था ना कि हमें चिन्ह मिलते हैं, तो हमें आदिकाल में ही भक्ति काल की शुरुआत के चिन्ह मिल रहे थे, ऐसा मतलब मैं कह सकती हूँ। तो ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही कि नहीं, ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है और भक्ति काल आता चाहे इस्लामी आक्रमण होता या ना होता। केवल अब जैसे मान लो स्वाभाविक विकास है, ये भी देख सकते हो कि बिल्कुल मनुष्य जो है ईश्वर से दूर तो नहीं रह सकता। मैं आपको लगता है धर्म और ईश्वर से दूर रह सकता है? नहीं रह सकता। बिल्कुल धार्मिक मनुष्य धार्मिक होता है ना। थोड़े समय के लिए भले ही वो ईश्वर को भूल जाए, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाता है ना, उसके स्वभाव में है ये, ऑटोमेटिकली क्या है, उसके स्वभाव में है। तो
इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी दोनों की बातों का क्या किया, खंडन किया। और दूसरी बात, उनका ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी मतलब विश्वास है कि इतना विराट जन आंदोलन जिससे भारतीय जनजीवन में नई प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ठीक है, यानी इतना बड़ा जन आंदोलन था ये, और भारतीय जीवन में एक नई प्राण प्रतिष्ठा, यानी जैसे हम देख रहे हैं वर्ण भेद हट रहा है, ठीक है, जाति व्यवस्था बदल रही है, लोग मानवता तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी विदेशी स्रोत या किसी आक्रमणकारी में, किसी भी विदेशी स्रोत में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वह इतना बड़ा जन आंदोलन प्रकट कर दे, उपजा दे। समझ रहे? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि किसी भी विदेशी स्रोत में या किसी हताश व्यक्ति में, ठीक है, जाति में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वह इतना बड़ा जन आंदोलन उपजा दे। ये केवल उपजा है किस वजह से? भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास की वजह से, कि जो चीजें हमें आदिकाल में दिखाई दे रही थी केवल यहाँ पे उनका विकास हुआ है। ठीक है, ये समझिए इस बात को, ये जरूरी है। ठीक है, उनका ये मानना था कि उसकी जड़ें, यानी जो भक्ति काल है, उसकी जड़ें अपने ही देश की मिट्टी में है। ठीक है, अपने ही देश की मिट्टी में है, तो हमें कारण बाहर नहीं खोजना चाहिए, हमें कारण कहाँ खोजना चाहिए? अपने ही देश में, अपने जो पुराना जो काल है उसमें खोजना चाहिए। तो यदि हम उसमें खोजेंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल इस्लामी आक्रमणकारी इसके जिम्मेदार नहीं है, भक्ति काल आता जैसे अब आया है, अगर इस्लामी आक्रमण नहीं होता तब भी भक्ति काल आता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आप ये भी देख रहे हो कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सांप्रदायिक तौर पर अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे कि जो अवर्ण है, ठीक है, उन्होंने भी अपने संत दिए हैं, एक परंपरा चलाई है, ठीक है, एक नई काव्य धारा चला दी, और जो मुसलमान है वो संत भी आपको यहाँ दिखाई दिए, है ना, और सबका सामंजस्य है। भक्ति काल में अगर आप देखेंगे तो क्या सामंजस्य है, क्या है? सामंजस्य है, सब लोग साथ ही हैं, सब लोग साथ ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी यही कहते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो अपने ही देश में कहीं हैं, अपने ही साहित्य में कहीं है, कोई विदेशी स्रोत इसका कारण नहीं हो सकता। तो इन दोनों का खंडन कर देते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलो आगे चले। तो यहाँ पे भक्ति काल में बेसिकली क्या है कि याद रखिएगा, भक्ति काल में महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पे मानव धर्म को ऊंचा माना गया। ठीक है, दूसरी बात जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन सबको थोड़ा सा हटाया, इनका विरोध किया गया। ठीक है, और ये पूरा जन आंदोलन था, ये चेतना ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं थी कि कुछ ही लोगों में विकसित हुई। ये आप जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो देखेंगे सभी लोगों के भीतर ये जो चेतना का विकास हो रहा था। कौन कर रहा था? बिल्कुल रामानंद जैसे अगर हम संतों की बात करें तो ऐसे ही संत इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसका विकास कर रहे थे, और जनता इनसे प्रभावित भी हुई, जनता इनसे प्रभावित भी हुई। आप कबीरदास जी को देखिए, आज भी हम उनके जब दोहे शब्द पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ये आता है कि अरे इतने वर्षों पूर्व कबीरदास जी वही कह गए जो आज चल रहा है ना। यानी हमें ये इन बातों का विरोध करना चाहिए, ये बातें गलत है। आज भी यदि हम पढ़ें तो हमारे मन में क्रांति पैदा होती कि हाँ ये तो गलत है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा कि भक्ति काल की जो शुरुआत है, सारे जितनी भी परिस्थितियां हैं कि किन लोगों ने, जॉर्ज गियसन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजनीतिक परिस्थिति को जो महत्वपूर्ण माना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, ये तो स्वाभाविक विकास था, ये होना था, इसकी जड़ें अपने ही देश में कहीं हैं। मुक्तिबोध जी ने क्या कहा कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों को कष्टों से हुआ, यानी कुछ इनका मानना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा ही था। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन था। बिल्कुल
जातीय और जनवादी आंदोलन, एक जनवादी आंदोलन जिसमें सभी लोगों को समान दृष्टि से देखने की कोशिश की जा रही थी। महिला उपासक, महिला भक्त भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही थी। ये वही महिला है जिसको यदि हम देखें कुछ वर्ष पूर्व यानी कुछ सदियों पूर्व अगर हम देख लें, है ना, दशकों पूर्व भी अगर हम देख लें तो पाएंगे क्या कि महिला की स्थिति कितनी खराब थी हमारे समाज में। और उसी समाज से एक महिला निकल कर सामने आ रही है और कृष्ण के गीत गा रही है, गलियों में घूम घूम कर कृष्ण के गीत गा रही है, आजाद कर रही है महिलाओं को, ठीक है, आजादी के गीत गा रही है। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था, एक बदलाव था, ठीक है। तो अभी अभी हमने भक्ति काल की एक जो कह सकते हैं कि पूरी परिस्थितियां थी उनको समझा। इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चीजें जो मैंने लिखवाई हैं ये जरूरी है। ओके, अब आगे जब भक्ति काल की चर्चा करेंगे तो अगली कक्षा में करेंगे, है ना, और सिलेबस में बंद कर ही करेंगे। जितनी रचनाएं हो सकती हैं मैं आपको बता ही दूंगी, सारी रचनाएं वही सब आपको याद करनी होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको ये सारे जितने भी आपके मैंने यहाँ पे कथन लिखवाए हैं याद होने चाहिए, ठीक है। ये छोटी मोटी जो चीजें जो लिखवाई हैं ये सब मुझे आपको याद होना चाहिए। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है पता होना चाहिए, रामानंद किस काल में है, ये सब बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कठिन सवाल है ये, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब आपको याद होने चाहिए। ओके, चलिए फिर अब अगली कक्षा में मिलते हैं। एक नई कह सकते हैं जैसे भक्ति काल में चेतना का जागरण हुआ, ऐसी हमारे भीतर भी होना चाहिए। पढ़ने के लिए हम जागृत होने चाहिए, जागरण होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए मैंने बोला आप रिवाइज करिए इसको और याद करिए, ठीक है। और समझ के याद करेंगे, इसको क्रमबद्ध तरीके से याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा। चलो फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।